नमस्कार दोस्तों, हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा कि पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, अब हमारा आज का टॉपिक है राजपूत राज्य और राजपूत वंश और क्षेत्रीय राज्य। जिसमें क्षेत्रीय राज्य है जैसे कारकोट, चौहान, गहड़वाल, चंदेल, नाग, गुर्जर प्रतिहार, मौखरी, हूण, मौखरी आदि जो है हम राजवंशों के बारे में थोड़ी थोड़ी हम आज जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है हमारा जो टॉपिक है आज का, राजपूत राज्यों की जो उत्पत्ति हुई या राजपूत राज्य कैसे जो है इनका प्रारंभ हुआ। तो राजपूत वंश की जो उत्पत्ति हुई है सबसे पहले जो है पृथ्वीराज रासो नाटक में, पृथ्वीराज रासो नाटक है किसका? चंद्रबरदाई का है दोस्तों, चंद्रबरदाई का नाटक है पृथ्वीराज रासो। इस नाटक में पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने जो आधार बनाया कि जब मलेच्छों का, मलेच्छ मतलब जो राक्षस कुल के जो लोग हैं, उन लोगों का जब आक्रमण बढ़ गया तो वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर्वत पर जाकर एक यज्ञ का आह्वान किया और विशाल अग्निकुंड, उस विशाल अग्निकुंड से चार जातियां प्रतिहार, चालुक्य, चार जो है उत्पत्ति हुई राजपूतों की, जिसमें प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान वंश। प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान वंश। चंद्रबरदाई के जो अपना नाटक है पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया कि विशाल अग्निकुंड से चार जातियों की प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात कर्नल टॉड जो है राजपूतों की उत्पत्ति, कर्नल टॉड राजपूतों की उत्पत्ति हूण जाति से मानते हैं। कर्नल टॉड ने माना कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है हूण जाति से हुई। अब जो है प्रमुख राजवंश है, जो देखो जातियों आपको बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति है पृथ्वीराज रासो के नाटक, जो है पृथ्वीराज रासो नाटक है चंद्रबरदाई, जिसमें वशिष्ठ ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ से, अग्निकुंड से उत्पत्ति के जो सिद्धांत है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और कर्नल टॉड ने हूण जाति से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना। अब हम जो है राजपूत शासकों में अब हम बात करते हैं राजपूत वंशों की। तो हम राजपूतों में बात करते हैं सबसे पहले गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश में आता है, गहड़वाल वंश के अंतर्गत है, यह एक वंश था कन्नौज में, गहड़वाल वंश था कन्नौज में, तथा गहड़वाल वंश की जो स्थापना है चंद्रदेव ने की, चंद्रदेव द्वारा गहड़वाल वंश की स्थापना हुई। तथा गोविंद चंद्र 1114 से 1154 इस वंश का एक प्रमुख शासक था। तथा जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था, जयचंद एक जो है, जयचंद भी गहड़वाल वंश का जो है शासक था, जिसका मोहम्मद गोरी के साथ भी संघर्ष हुआ। गहड़वाल वंश के बाद में दूसरा वंश आता है शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान वंश जो है। तो शाकंभरी के चौहान वंश का जो संस्थापक है वासुदेव था, चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव। तथा इसी के एक राजा जो है अजय राज द्वारा अजय मेरू अथवा अजमेर की स्थापना की। इनका एक प्रमुख शासक हुआ बीसलदेव।
बीसल देव या इतिहास में जिसे बिग्रहराज नाम से भी जो जाना जाता है, बीसल देव या बिग्रहराज, जो 1153 से 1164 तक शासक रहे। बिग्रहराज जो है शासक हुए, इन्होंने एक संस्कृत नाटक हरिकेली, इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत नाटक का क्या नाम है, तो संस्कृत नाटक है इनका जो है संस्कृत नाटक है हरिकेली की रचना की, जो वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वहां पर निर्माण करवाया गया अजमेर में, उस अढ़ाई दिन के झोपड़ा जो पहले एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय को तुड़वाकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया। उस झोपड़े पर इनके संस्कृत नाटक हरिकेली के कुछ अंश अभी भी उपलब्ध मिलते हैं। बीसल देव ने बीसलपुर बांध का जो है निर्माण, बीसलपुर बांध का निर्माण भी बीसल देव जो है द्वारा करवाया गया था। तथा इस वंश का महान जो राजा है वो महान राजा हुआ इन्होंने राय पिथौरा को अपनी, दिल्ली के जो तोमर शासक है, इन्होंने जो चौहान वंश के जो शासक है, इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को हराया, दिल्ली के तोमर शासकों को इन्होंने पराजित किया और इस वंश का प्रतापी शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास में राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान जिसे इतिहास में राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ में 2 बार संघर्ष हुआ तराइन में, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन में 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को हरा दिया और द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया। अब हम बात करते हैं कि तराइन का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के बारे में कुछ इतिहासकार है, जैसे पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि तराइन से पहले जो युद्ध हुए उनमें 17 बार पृथ्वीराज चौहान जो ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि तराइन में 2 ही युद्ध हुए, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और दूसरे युद्ध में गौरी ने पुनः अपने जो शासन तंत्र को एक मजबूत बनाकर, अपनी सेना का संगठन मजबूत करके दूसरा युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। उसके पश्चात जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो एक रचना और मिलती है, वो जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक नाटक की रचना की। पृथ्वीराज विजय नामक एक नाटक की रचना जयानक द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं चंदेल वंश। देखो, गैड़वाल वंश बताया कि कन्नौज का गैड़वाल वंश था, जयचंद की पुत्री सहयोगिता को पृथ्वीराज चौहान जो है जो उठाकर एक ले गया और उसके बाद में चंद्रदेव यहाँ का शासक रहा। गोविंद चंद्र है, इन्होंने 1114 से 1154 तक शासन किया। शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव। एक शासक हुए अजयराज, जिन्होंने अजमेर दुर्ग जो है शहर की अजमेर को बसाया। बीसल देव के जो नाटक के अवशेष है वो संस्कृत नाटक के हरिकेली के वहाँ पर जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा में मिलते हैं। बिग्रहराज जो इनका एक नाम है, बिग्रहराज भी कहा जाता था, इन्होंने 1153 से 1164 तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। तराइन में 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजित हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान 1191 के युद्ध में विजित हुए और दूसरे युद्ध के बाद में जो है भारत पर एक नए जो राजवंश है मोहम्मद गोरी ने के बाद में भारत पर एक नया सल्तनत काल का जो है आरंभ हो गया था। अब हम बात करते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश की जो स्थापना है नन्नुक ने की। अब हम बात करते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश स्थापना नन्नुक द्वारा की गई। स्थापना नन्नुक ने की।
बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में नन्नुक के पुत्र जयशक्ति के नाम पर, नन्नुक के पुत्र जयशक्ति के नाम पर ये जेजाक भुक्ति, ये प्रदेश जो है जेजाक भुक्ति के चंदेल, ये लोग हैं जो जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश है स्थापना की नन्नुक ने, चंदेल वंश की स्थापना की नन्नुक ने, तथा नन्नुक ने स्थापना की बुंदेलखंड में। इनके पौत्र जयशक्ति के नाम पर इनको जेजाक भुक्ति के चंदेल जो है कहा जाता है। तथा इनकी राजधानी, जो चंदेलों की राजधानी थी, वो थी खजुराहो। खजुराहो के प्रसिद्ध जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया धंगदेव ने। क्वेश्चन आ जाता है कि किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया, तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका निर्माण करवाया धंगदेव ने। परमार वंश दूसरा वंश है, चंदेल वंश के बाद में है परमार वंश। परमार वंश, चंदेल वंश के बाद में दूसरा वंश है परमार वंश। इसका जो संस्थापक था वो था सियक या श्रीहर्ष या सियक है, जो स्वतंत्र परमार वंश का जो है संस्थापक था। इनकी राजधानी उज्जैन थी। प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन, बाद में धार। जो विद्वानों का, धार इन्होंने राजधानी बनाया, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, जो विद्वानों का एक आश्रय स्थल, जहां पर सबसे ज्यादा जो है विद्वानों का या सबसे ज्यादा जो ग्रंथ, जो अच्छे ग्रंथ लिखे गए वो जो परमार वंश के अधीन लिखे गए। वाक्यपति मुंज की राजसभा में चंदेल शासक, वाक्यपति मुंज की सभा में जो है नवशासांक चरित्र के लेखक, वाक्यपति मुंज की सभा में नवशासांक के लेखक, नवशासांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त जो है निवास करते थे। पद्मगुप्त निवास करते थे। यशोप रूप के लेखक धनिक इनकी सभा में मौजूद थे। मतलब बताया कि परमार शासकों के समय सबसे ज्यादा विद्वानों का आश्रय प्राप्त था और जो अच्छे ग्रंथ लिखे गए वो परमार शासकों की देखरेख में उनके काल में लिखे गए। तो नवशासांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त और यशोप रूप के लेखक जो है धनिक, इनकी राजसभा में मौजूद थे। तथा इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ भोज परमार। इस वंश का शासक हुआ भोज परमार, जिसने स्वयं भोज परमार ने भोजपुर नगर बसाया इन्होंने बिहार में। भोजपुर नगर बसाया बिहार में इन्होंने भोजपुर नगर की स्थापना की भोज ने। तथा इन्होंने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमदेव, संडार आदि जो है मंदिरों का, केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमदेव, संडार आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने तत्व परीक्षा, सिद्धांत संग्रह आदि ग्रंथों की रचना की। उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बसाया तथा आयुर्वेद सर्वस्व व इन्होंने उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर निर्माण तथा आयुर्वेद सर्वस्व ग्रंथ की रचना
आयुर्वेद सर्वस्व ग्रंथ की रचना तथा शिल्प शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की जो है रचना भोज ने की। भोज का जो काल है परमार वंश का सबसे जो है स्वर्ण काल है। इस काल में सबसे ज्यादा जो है इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने खुद स्वयं भोज एक बहुत अच्छा जो है लेखककार और जो है बहुत अच्छा विद्वान था जिसने आयुर्वेद सर्वस्व ग्रंथ की रचना की। आयुर्वेद शास्त्र पर, शिल्प शास्त्र पर इन्होंने सम्रांगण सूत्रकार ग्रंथ की रचना की। उन्होंने धार में एक भुजशाला बनवाई और बाग देवी की। इन्होंने बाग देवी, इसके लिए पुरस्कार भी मिलता है, बाग देवी प्रतिमा स्थापित की और भोजशाला का निर्माण, भोजशाला जिसमें विद्वान आते थे उस विद्वान जो है भोजशाला का निर्माण करवाया इन्होंने धार में इन्होंने भोजशाला का निर्माण है जो राजा भोज द्वारा करवाया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो पहले चंदेल वंश है, तो चंदेल वंश जो है इतिहास के हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय राजवंशों पर। तो क्षेत्रीय राजवंशों में हम बात कर रहे हैं कि चंदेल राजवंश है। तो चंदेल राजवंश की स्थापना है नन्नुक ने की। इसने बुंदेलखंड को अपना क्षेत्र बनाया। इसके पौत्र जयशक्ति के नाम पर ये जो है लोग है जयजाक भुक्ति के जो चंदेल कहे गए। तथा इन्होंने खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो इनकी राजधानी थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं उन मंदिरों का निर्माण, जो प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण है धंगदेव द्वारा करवाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं परमार वंश। तो परमार वंश का संस्थापक है जो सियक या श्रीहर्ष है तथा जिसकी प्रारंभिक राजधानी है इनकी परमारों की वो थी उज्जैन। लेकिन बाद में इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित करके और धारपुर अपनी राजधानी बनाया। वाक्यपति मुंज जो है इसके जो दरबार में नवशासंक चरित्र के लेखक जो है पद्मगुप्त तथा यशोक रूप के लेखक धनिक इसके राज्य में रहते थे। परमार वंश का सबसे जो है एक शासक हुआ भोज, जिसने भोजपुर नगर की स्थापना की बिहार में। इसने जो है केदारेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सड्डार के मंदिर आदियों का निर्माण करवाया। इसने बाग देवी की प्रतिमा स्थापित की। भोजशाला जो है धार में बनवाई तथा आयुर्वेद सर्वस्व ग्रंथ और शिल्पशास्त्र ग्रंथों की रचना स्वयं इस भोज द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा सेन वंश। अगला जो वंश है सेन वंश है। तो सेन वंश के बारे में बात करें तो संस्थापक था सामंत सेन। सेन वंश संस्थापक था सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन तथा इसका पुत्र जो है हेमंत सेन था। सामंत सेन का पुत्र है हेमंत सेन। वास्तविक शासक है इनका बल्लाल सेन। बल्लाल सेन जो है वास्तविक संस्थापक जो है बल्लाल सेन बना। और बल्लाल सेन जो है इनको दान सागर, इनकी जो स्मृति है उनमें दान सागर, स्मृतियों में दान सागर तथा खगोल विद्वान पर इन्होंने दान सागर ग्रंथ रचना और खगोल विज्ञान पर बल्लाल सेन द्वारा जो है दान सागर ग्रंथ की रचना और खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की। अद्भुत सागर जो है ग्रंथ की रचना की। दान सागर ग्रंथ की रचना और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना किसने? बल्लाल सेन के द्वारा की गई। इन्होंने कुलीनवाद जो है आंदोलन चलाया। इंपॉर्टेंट है, कुलीनवाद आंदोलन चलाया। जो जाति प्रथा सामाजिक आंदोलन था
जिसमें जाति की कुलीनता और रक्त की शुद्धता को बनाए रखना था। मतलब कुलीनवाद का आंदोलन बल्लाल सेन के द्वारा प्रारंभ किया गया। बल्लाल सेन का जो बाद में शासक बना लक्ष्मण सेन, जो बंगाल की राजधानी, जिसने लक्ष्मण सेन शासक बना, जो अपनी राजधानी है लक्ष्मणपुरी ले गया, जिसको बाद में लखनौती भी कहा जाता है। लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बल्लाल सेन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। इसका मंत्री हलायुद्ध था। मंत्री जो था इसका हलायुद्ध और कवि जयदेव जिसने गीत गोविंद की रचना की, यह इसका दरबारी कवि था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है बख्तियार काकी ने इनकी राजधानी पर बाद में जो है बख्तियार काकी द्वारा लखनौती पर आक्रमण, काकी द्वारा सेन वंश समाप्त। देखो, सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन, पुत्र बना उसका हेमंत सेन। हेमंत सेन के बाद में जो वास्तविक संस्थापक माना गया बल्लाल सेन को माना गया, जिसने खगोल विज्ञान का एक शास्त्र जो लिखा उस पे अद्भुत सागर और दान सागर ग्रंथ की रचना की। बल्लाल सेन ने कुलीनवाद, जिसमें जाति की शुद्धता बनाए रखना, रक्त की शुद्धता बनाए रखना और जातियों पर कुलीनवाद का जो है एक इसने कुलीनवाद जो है आंदोलन चलाया। इंपॉर्टेंट है, कुलीनवाद आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो बल्लाल सेन द्वारा कुलीनवाद आंदोलन चलाया गया। उसके बाद में लक्ष्मण सेन शासक बना, जिसने अपनी जो राजधानी है लक्ष्मणपुरी से है लखनौती ले गया तथा इसके दरबार में हलायुद्ध और विद्वान और जयदेव जो गीत गोविंद की रचना की वो निवास करते थे। तथा बख्तियार काकी द्वारा जो है सेन वंश की समाप्ति हुई। बख्तियार काकी द्वारा सेन वंश की समाप्ति हुई। उसके बाद में है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश है त्रिपुरी, उड़ीसा। कलचुरी वंश त्रिपुरी में था। कलचुरी वंश है वो त्रिपुरी में था तथा इस वंश का संस्थापक बामराज देव था। संस्थापक है बामराज देव और कोक्कल यहां का प्रमुख राजा था। कोक्कल है कलचुरी वंश में जो है कोक्कल है कलचुरी वंश का प्रमुख राजा था। इस वंश में जो है राजशेखर, इस कलचुरी वंश के समय जो एक रहते थे विद्वान राजशेखर द्वारा विशाल भंजी का पुस्तक है जो राजशेखर द्वारा कलचुरी वंश के समय में लिखी गई। तथा उसके बाद में हम बात करते हैं, इसने केयरवर्ष की भी उपाधि, जो कलचुरी वंश के शासक है इन्होंने केयरवर्ष की उपाधि ली। उसके बाद में बात करें हम, एक जो वंश आता है उसका है उड़ीसा का गंगवंश। उड़ीसा का गंगवंश। तो उड़ीसा के गंगवंश में है इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर तथा जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण करवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण करवाया। अनंत वर्मन द्वारा है जगन्नाथपुरी का मंदिर और नरसिंह वर्मन द्वारा आ जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन ने। रीट में भी आने वाले क्वेश्चन है ये कि रीट में भी आ जाए कि नरसिंह वर्मन ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने। जगन्नाथपुरी के जो मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन द्वारा करवाया गया। तो जैसे
अब ने हमने बात कर रहे सेन वंश कलचुरी वंश का है कि राजशेखर ने जो पुस्तक लिखी, राजशेखर जो है किस वंश में निवास, एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है कि राजशेखर दोस्तों किस वंश के शासकों के यहाँ निवास करता था, तो कलचुरी वंश में। जिसने की पुस्तक कौन सी है, विशाल भद्र जी का। कश्मीर के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह वर्मन ने। सूर्य मंदिर जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, अनंत वर्मन ने। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा बात करते हैं हम अगले है कश्मीर का कारकोट वंश, कश्मीर के कारकोट वंश। अब हम बात करते हैं हम कश्मीर के कारकोट वंश। कश्मीर का कारकोट वंश, दो वंश हुए यहां पर बीच में, कारकोट वंश और एक वंश हुआ लोहार वंश। लोहार वंश तो कारकोट वंश में हुए ललितादित्य, ललितादित्य, मुक्तापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़, जिन्होंने ललितादित्य मुक्तापीड़ जिन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर, आ जाए क्वेश्चन कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा। परिहास केशव मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने, परिहास केशव मंदिर, परिहास केशव मंदिर का निर्माण करवाया, परिहास केशव मंदिर का निर्माण करवाया ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा। तथा कश्मीर का जो लोहार वंश है, लोहार वंश के शासक जो है इसमें एक प्रमुख रानी हुई रानी दिद्दा, रानी दिद्दा, जो इस इतिहास में जो है एक प्रथम जो रानी माना जाता है कि इतिहास की प्रथम ऐतिहासिक रानी जो है कौन थी। कश्मीर में एक वंश और रहा उत्पल वंश, जिसमें अनंत, जिसके संस्थापक थे अनंत वर्मन, अनंत, जिसके संस्थापक थे अवंती वर्मन, जिसका मुख्य राजा था अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन मुख्य राजा था। उसके बाद में जो है अब हम बात करते हैं जब राजपूतों के जो मुख्य जो शासक थे उन शासकों में जो है त्रिसत्तात्मक संघर्ष हुआ। तो त्रिसत्तात्मक जो संघर्ष है इससे पहले हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक है नागवट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागवट प्रथम। तथा इसका जो इनको है, इनके जो अन्य जो हुए जो राजा हुए जैसे मिहिरपाल, नागवट द्वितीय, जैसे मिहिर भोज, मिहिर भोज, नागवट द्वितीय, नागवट द्वितीय, मिहिरपाल, मिहिरपाल और महिपाल, इनके जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए। तो गुर्जर प्रतिहार और अन्य जो राजाओं जो है इनके राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारतीय राज्य, दक्षिण भारतीय राज्य, और है बंगाल के पाल, पाल वंश जो है बंगाल या बोले तो पूर्वी भारतीय राज्य, पूर्वी भारत, इनके मध्य हुआ त्रिसत्तात्मक संघर्ष। आ जाता है क्वेश्चन की त्रिसत्तात्मक संघर्ष, त्रिसत्तात्मक संघर्ष जो चला लगभग 100 वर्ष,
गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो जो है मंदसौर के निकट इन्होंने जो है प्रतिहार वंश की जो है जोधपुर में, या फिर इनको प्रतिहार कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार ये गुजरात से निकले, लेकिन फिर इन्होंने जोधपुर के मंदसौर के निकट है जो अपने शासन की स्थापना की। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रतिहार वंश और दक्षिण भारत के राज्य राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के मध्य जो 100 वर्षों तक एक लंबा युद्ध जो है, तीनों की सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा, उसमें अंतिम रूप से विजय हुए गुर्जर प्रतिहार, विजय मिली गुर्जर प्रतिहारों को। तो इस जो है इस लड़ाई में कभी राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा जैसे गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय आदि के द्वारा प्रतिहार नरेशों को पराजित किया गया, कभी पाल वंश के महिपाल और देवपाल आदि के द्वारा गुर्जर प्रतिहार शासकों को पराजित किया, या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने इनके शासकों को पराजित किया। लेकिन अंतिम रूप से जो विजय हुए, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्रिसत्तात्मक संघर्ष किन किन के मध्य हुआ, तो तीनों राज्य। या तृतीय सत्तात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से विजयी कौन हुए, तो त्रिसत्तात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से जो है प्रतिहार वंश के शासक सफल हुए। उसके बाद में हम बात करते हैं पाल वंश, बंगाल के पाल वंश के बारे में। क्षेत्रीय राज्यों में है कि ये इनको थोड़ा ही बताना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जामों के को ध्यान में रखते हुए दोस्तों की एग्जाम में जैसे इन से क्वेश्चन आ जाए तो आपको बोर्ड पे भी लिखा रहे, हम बता रहे हैं कि परीक्षा में जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई ये इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, या फिर किसके समय में ये, या किस वंश के शासक के समय में पुस्तक लिखी गई, या फिर प्रतिहार जो है गुर्जर प्रतिहार कौन थे, या फिर अग्निकुंड के जो सिद्धांत कौन सी पुस्तक में मिलता है, या फिर अग्निकुंड से कौन कौन सी 4 जातियों का एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कौन कौन सी 4 जातियों का उद्भव हुआ। तो अब हम बात करते हैं पाल वंश के बारे में। दोस्तों तो पाल वंश के बारे में बात करते हैं, तो अगला है पाल वंश, जो बंगाल का प्रमुख वंश था, जो बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध मत को जो है आश्रय जिन्होंने दिया। तो 8वीं शताब्दी में बंगाल की जो राजनीति थी वो मत्स्य न्याय की स्थिति में पहुंच गई। मतलब कोई भी एक मत्स्य न्याय की स्थिति, मतलब कोई भी एक राजा है, मतलब कोई भी अपनी जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को कोई भी नहीं मान रहा था, तो मत्स्य न्याय की जो है बंगाल में स्थिति पहुंच गई थी। इस स्थिति से उबरने के लिए सामंतों ने गोपाल को शासक बनाया, जो पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल को शासक बनाया जो पाल वंश का संस्थापक था, जिसने 750 ईस्वी से अपना शासन करना प्रारंभ किया। गोपाल ने पाल वंश की नींव डाली और वह बौद्ध धर्म का, पाल वंश वाले ही पूरे शासक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो गोपाल है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल के बाद में जो शासक बना वो बना पाल वंश का धर्मपाल, जिसने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक उसने धर्मपाल ने शासन किया। तो धर्मपाल के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में कन्नौज का जो त्रिदलीय संघर्ष, जो 3 राज्यों का संघर्ष जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक शामिल थे, तो त्रिसंघर्ष जो है शामिल हुआ। तो गुजराती कवि सोंडल ने, गुजराती कवि जो है गुजराती कवि सोडल ने अपनी पुस्तक उदय सुंदरी में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की संज्ञा दी। अपनी पुस्तक उदय सुंदरी में धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी, क्वेश्चन आ जाए कि सोडल की पुस्तक का नाम क्या है, तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि किससे दी, उत्तरापद स्वामी किसे कहा जाता है, तो धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की संज्ञा दी। इसके अलावा इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। धर्मपाल ने जो है मुंगेर इनकी राजधानी थी, मुंगेर बिहार, मुंगेर इनकी राजधानी थी। मुंगेर पड़ता है बिहार, बिहार के मुंगेर में इनकी राजधानी थी। देवपाल 810 से 850 ईस्वी, धर्मपाल के बाद में जो शासक हुआ वो हुआ देवपाल। 810 से 850 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, तथा इस समय पाल साम्राज्य अरब यात्री
सुलेमान जो है उसे सर्वश्रेष्ठ मानता है, सुलेमान ने उसके समय में यात्रा की थी, तथा इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को हराया। मिहिर भोज को एक बार नहीं बार बार हराया, मिहिर भोज को पराजित किया, मिहिर भोज को पराजित किया। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किसके द्वारा किया गया? देवपाल के द्वारा किया गया। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना है इसे, किसका? पाल वंश का। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक जो किसको माना गया? देवपाल को। तथा इसके समय केवर्त नेता दित्य ने जो है संघर्ष कर दिया। केवर्त नेता दित्य ने जो है विद्रोह कर दिया था और स्वतंत्र राज्य स्थापना और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। केवर्त राजा दित्य ने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तथा औदंतपुर का जो संध्याकर नंदी के अनुसार है, रामपाल जो है पाल वंश का शासक है, रामपाल है। रामचरित की रचना की किसने? संध्याकर नंदी ने। राजा जो है रामपाल, नायक कौन है इसका? संध्याकर नंदी का जो पुस्तक है, रामचरित का जो नायक है रामपाल। तथा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल विक्रमशिला जो बौद्ध धर्म का केंद्र था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन आ जाए, विक्रमशिला आता ही है कि नालंदा तो कुमारगुप्त द्वारा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के समय में हुई। औदंतपुर का जो बिहार था गोपाल द्वारा, औदंतपुरी आ जाता है, औदंतपुरी बिहार, बौद्ध जो बिहार है औदंतपुरी, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोपाल के द्वारा करवाया गया। तथा देवपाल के शासक ने, देवपाल जो शासक थे, इन्होंने शैलेंद्र वंशीय राजाओं के लिए नालंदा में एक विहार बनवाया। अरब यात्री जो है सुलेमान, रूमा कहा है पाल शासकों को, किसने? सुलेमान ने। इनके समय में इसने यात्रा की थी सुलेमान ने दोस्तों, तो इसको रूमा कहा है। दोस्तों हम बात करते हैं पाल वंश। तो पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल है। 750 ईस्वी में इसने शासन करना प्रारंभ किया। गोपाल ने औदंतपुरी बिहार, बौद्धों का, बौद्ध बिहार है मतलब बौद्ध बिहार, अगर आ जाए क्वेश्चन की औदंतपुरी बिहार का निर्माण किसने करवाया, तो गोपाल द्वारा औदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया। गोपाल के बाद में धर्मपाल शासक बना, जिसने 770 से 810 तक जो है शासन किया। गुजराती कवि सोडल ने अपनी जो पुस्तक है उदय सुंदरी, उसमें धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है। धर्मपाल के बाद में जो है देवपाल शासक बना। धर्मपाल अपनी राजधानी है जो मुंगेर ले गया था। देवपाल शासक बना जिसने 810 से और 850 ईस्वी तक शासन किया। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को बार बार पराजित किया था। इसको पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके समय में केवर्त नेता दित्य ने विद्रोह कर दिया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। और पाल शासक रामपाल पर रामचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? संध्याकर नंदी द्वारा की गई। धर्मपाल जो पाल वंश के एक राजा थे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सुलेमान जिसने पाल वंश के शासन के समय यात्रा की थी, उसने पाल वंश के शासकों को रूहमा या पाल वंश को रूहमा कहा। पाल वंश के शासकों ने जो शैलेंद्र वंशीय राजा है उनके लिए नालंदा में एक बौद्ध जो है बौद्ध मठ की स्थापना भी, शैलेंद्र वंशीय शासकों के लिए बौद्ध मठ की स्थापना जो है नालंदा में किसने करवाई? पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई। अब हम बात करते हैं बल्लभी के मैत्रक वंश की। अब दोस्तों हम बात करते हैं बल्लभी के मैत्रक वंश की। बल्लभी का मैत्रक वंश, बल्लभी के मैत्रक वंश की।
एग्जामों में आ जाते हैं इनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे दोस्तों क्वेश्चन, और फिर छोटे मतलब पूछ लिया जाता है कि उस पुस्तक की रचना किसने की, या फिर कैसे इनका जो है, या फिर वल्लभी के मैत्रक है इनकी राजधानी क्या थी, या फिर पाल वंशों की राजधानी क्या थी। तो छोटे छोटे जो है इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब है वल्लभी के मैत्रक वंश। वल्लभी के मैत्रक वंश। वल्लभी के जो मैत्रक वंश है, इन्होंने गुप्त साम्राज्य के अवशेषों पर अपना शासन जो है प्रारंभ किया। वल्लभी के जो मैत्रक वंश है, इन्होंने गुप्त शासन का जो पतन हो गया तो उनके ध्वंसावशेषों पर, मतलब बचे हुए जो कहते हैं ध्वंसावशेषों पर, मतलब गुप्त वंश के जो अवशेष है उन पर, या मतलब गुप्तों के बाद में इन्होंने शासन जो है, उनके कोई छोटा मोटा राज्य इनको मिला होगा तो छोटे मोटे राज्य पर, वल्लभी पड़ता है गुजरात में, तो वल्लभी के जो शासकों ने गुप्तों के जो अवशेषों पर शासन करना प्रारंभ किया। संस्थापक इनका था सेनापति भट्टार्क। संस्थापक था इनका सेनापति भट्टार्क। सेनापति भट्टार्क इनका जो है संस्थापक था, सेनापति भट्टार्क। तथा महाकवि भट्टी जो है, महाकवि भट्टी, महाकवि भट्टी जो है ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में रहता था। ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में रहता था। वल्लभी है, क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म, वल्लभी है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र। वल्लभी है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र, बौद्ध धर्म का केंद्र। वल्लभी है बौद्ध धर्म का केंद्र था उस समय। अब वल्लभी के बाद में वंश आता है नागवंश। वल्लभी के बाद में हम बात करते हैं नागवंश की। तो नागवंश के अंतर्गत देखिए कि नाग लोग जो है, जो प्राचीन जो नागों की जो पूजा करते थे, उनको बोलते हैं नागो उपासक। तो ये अनार्य निवासी थे। पुराणों के अनुसार इनकी राजधानी है, नागवंश की जो राजधानी थी पद्मावती थी। पद्मावती इनकी राजधानी थी नागों की, तथा ये नागों की जो पूजा करते थे। नवनाग ने नवनाग इस वंश का जो है संस्थापक है। नवनाग इस वंश का संस्थापक था, जिसका नाम भारसिब्बी था। इसका नाम भारसिब्बी मिलता है। नवनाग का नाम भारसिब्बी प्राप्त होता है। तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये नागवंश क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है कि भाई नागवंश की राजधानी पद्मावती है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कन्या कुबेर नागा के साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह संबंध किया था, और वह महादेवी और प्रभावती गुप्त की मां थी। महादेवी थी उसको, मतलब मूल देवी, मतलब मुख्य जो अग्रमहिषी कहते थे, मुख्य रानी थी, और प्रभावती गुप्त की मां थी। इसके बाद में बात करते हैं मौखरी वंश, कन्नौज का मौखरी वंश। मौखरी वंश भी है, अभी पहले पढ़ा था थोड़ी बहुत, मतलब पिछली क्लास में हमने कि वर्धन वंश की जो रानी थी, मतलब जो पुत्री थी राजश्री, उसका विवाह मौखरी वंश के जो है गृहवर्मा के साथ में हुआ। पणिनि की अष्टाध्यायी में जो मौखरी वंश मिलता है, यह मिलता है पणिनि की अष्टाध्यायी में। पणिनि पुस्तक इंपॉर्टेंट है। पणिनि पुस्तक अष्टाध्यायी में जो है मौखरी वंश का उल्लेख होता है। तथा इसका जो संस्थापक था, वंश का संस्थापक था, वो यह है यज्ञवर्मा। संस्थापक था यज्ञवर्मा। यज्ञवर्मा है मौखरी वंश का जो है संस्थापक था। तथा इस वंश के जो मौखरी वंश का जो आपको पिछली कक्षा में बताया था कि मौखरी वंश का जो अंतिम राजा है, उसके बाद आपको भी पता है कि पिछली क्लास में बताया था, मौखरी वंश का जो अंतिम राजा था गृहवर्मा, अंतिम राजा है इसका गृहवर्मा, जिसका विवाह कन्नौज के जो मौखरी वंश का जो अंतिम राजा है गृहवर्मा, जिसका विवाह थानेश्वर की राजकुमारी जो राजश्री के साथ में हुआ। लेकिन गृहवर्मा की हत्या दोस्तों देवगुप्त
और शशांक गवर्नर शशांक के द्वारा कर दी गई थी। तो उसके पश्चात जो है कन्नौज का मौखरी वंश है वो समाप्त हो गया। उसके बाद में थानेश्वर के जो शासक थे हर्षवर्धन ने मौखरी वंश को, अपनी बहन के वंश को जो है अधिग्रहित, अपनी बहन के साथ में, शासन तो वो भी चलाते थे लेकिन उनकी बहन के अधीन उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया था और मौखरी वंश जो है थानेश्वर वंश में मिला लिया और हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब है हूण वंश। हम पढ़ते हैं इतिहास में कि हूण वंश जो है, हम पढ़ते आ रहे कि ये क्षेत्रीय वंशों की बात कर रहे थे हम। तो क्षेत्रीय वंशों में हमने देखा था कि जो गुप्त काल में हूणों ने बहुत सारे आक्रमण किए या फिर जो प्राचीन जो है हूण खूब आक्रमण करते थे। तो हूणों ने तो हूणों का जो नेता था, हूणों ने जो भारत पर 5वीं शताब्दी में आक्रमण किए। हूणों ने भारत पर 5वीं शताब्दी में आक्रमण किए। हूणों का नेता था तोरमान। तोरमान जो है हूण नेता था, मुख्य नेता तोरमान था। हूण नेता तोरमान ने 500 ईस्वी में जो है शासन करना प्रारंभ किया तथा ये हूण जो थे, ये जो खानाबदोश जाति थी जो चीन के पास किसी जगह पर रहती थी, इस वंश का प्रतापी राजा है मिहिरकुल हुआ। मिहिरकुल जो है इस वंश का प्रतापी राजा हुआ तथा मालवा के शासक यशोवर्मा और बालादित्य ने जो है मालवा के शासक यशोवर्मा, मालवा शासक यशोवर्मा और बालादित्य मतलब हर्ष ने हूण शक्ति को नष्ट कर दिया, मतलब हूण शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मिहिरकुल के सिक्कों पर शिव और बैल के चित्र हैं। सिक्के हैं इसके जिन पर शिव और बैल के चित्र अंकित है, बैल चित्र अंकित है। दोस्तों आज की क्लास में हमने बात की भारत के जो राजपूत वंश का उदय और राजपूत वंश के बाद में जो भारत के जो छोटे छोटे जो कश्मीर के वंश है, कारकोट, उत्पल, लोहार वंश, बंगाल के पाल वंश, कन्नौज के मैत्री पाल वंश और सैन वंश और जो है कलचूरी वंश, नाग वंश, मौखरी वंश आदि वंशों के बारे में बात की। तो हम देखते हैं कि बल्लभी के जो मैत्रक वंश है, इनका सेनापति था, इन्होंने गुप्तों के अवशेष पर अपना शासन करना प्रारंभ किया। सेनापति भट्टार्क था। महाकवि भट्टी जो है ध्रुवसेन फोर्थ के दरबार में जो है रहते थे। बल्लभी जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। नागवंश से हमको पढ़ना पड़ता है कि नागवंश का जो है पद्मावती राजधानी थी। नवनाग इनका संस्थापक था जिसकी अन्य नाम भारसिब भी था। नागवंश की जो राजकुमारी थी, एक नाग कन्या थी कुबेर नागा। कुबेर नागा से जो है कुबेर नागा से विवाह किया चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने, जो प्रभावती गुप्त की मां थी और अग्रमयसी थी। मौखरी वंश जो है उल्लेख मिलता है पणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। संस्थापक थे यज्ञवर्मा। अंतिम जो मौखरी शासक है ग्रहवर्मा, जो बताया था राजश्री के पति थे। उसके बाद में कन्नौज का ये खत्म हो गया। हूण वंश है जो 5वीं शताब्दी में बहुत सारे आक्रमण किए। ये चीन की कोई खानाबदोश जाति थी। तोरमान जो है हूण वंश का मुख्य नेता था जिसने 500 ईस्वी में शासन किया। मिहिरकुल हूण वंश का एक प्रतापी शासक हुआ जिसके सिक्के पर बैल और शिव की आकृति जो है सिक्कों पर मिलती है। अंतिम रूप से जो मालवा के शासक ग्रहवर्मा और बालादित्य द्वारा हूण शासकों को खत्म कर दिया। दोस्तों हम अगली कक्षा में जो बात करेंगे, अब हमारा जो प्राचीन भारत के जो टॉपिक बचे हुए हैं, तो अगली कक्षा में हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में। दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में बात होगी तो उसके बाद में जो अगली कक्षा में बात करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल शासन और चोलों के जो है शासन प्रणाली और प्रबंध क्या था और चोलों के कौन कौन से शासक हुए।